Rise of revolution, the age of revolution. एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 तक। ये पीरियड बड़ा डायनेमिक था यूरोप के अंदर, और इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें घटी। जो ऑटोमन एम्पायर था वो उसकी पावर कम हुई, तो उसने जिन एरियाज़ के ऊपर कैप्चर किया हुआ था, कॉन्कर किया हुआ था, वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे। आयरलैंड के ऊपर ब्रिटेन का राज था, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा था। पोलैंड के ऊपर बहुत सारी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो हमला कर रही थी। जैसे हमने देखा तो गिसेपो मजीनी जो इटालियन फ्रीडम फाइटर था, वो तो उतना कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसके आगे एक और गिसेपो आ गया। वो उसने इटली को काफ़ी चरम सीमा पे पहुंचाया, अपने कंक्लूजन पे पहुंचाया। जर्मनी के अंदर भी अब कंक्लूजन्स हो रहे थे, और जो नया रूलर था वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर हो रहा था। जो लुई फिलिप करके एक मोनार्क फिर बिठा दिया गया फ्रांस के ऊपर, जो एक बोरबॉन किंग था, जो जुलाई 1830 में जो, तो ये तो वो नहीं था जो रेवोल्यूशनरी सारे चाहते थे। और ये तो एक तरह से रिवर्स रेवोल्यूशन हो गया जो जुलाई में हुआ फ्रांस के अंदर। और इससे काफ़ी नेगेटिव असर हुए बेल्जियम पे, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड पे, और नेदरलैंड्स पे। जो ग्रीस था वो भी बहुत देर से दबा हुआ था ओटोमन एम्पायर के नीचे। ओटोमन यानी टर्की के अंदर एक एम्पायर था, हमने ऊपर तस्वीर में देखा था, जो 15th सेंचुरी से ग्रीस को अपनी इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा था। और ग्रीस के अंदर भी 1821 से एक नेशनल मूवमेंट चली, जहां उन्होंने कहा कि भाई हम वर्ल्ड की वन ऑफ द फोरमोस्ट सिविलाइजेशंस थे, और हमने दुनिया को इतना कुछ दिया है, इतने हमारे पढ़े लिखे ग्रीक स्कॉलर्स रहे हैं, अरिस्टोटल वगैरह, तो हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों नहीं देखा जा सकता। पोएट और आर्टिस्ट भी इस व्यू को मानते थे यूरोपियन सिविलाइजेशन के। इंग्लैंड का जो एक बहुत मशहूर पोएट था लॉर्ड बायरन, वो भी इतना प्रभावित हो गया कि वो खुद लड़ने चले गया ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए, और खुद की उसकी तो मौत हो गई, लेकिन अल्टीमेटली एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल साइन हुई 1932 में, 1832 में, जिसने ग्रीस को फ्रीडम ग्रांट कर दी। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, तो दो तरह की चीज़ें थी। एक तो बड़ा लॉजिकली आप प्रूव करने की कोशिश करते कि एक कंट्री क्या है और उसकी क्या सीमाएं हैं। दूसरा है कि आप दिल से, फीलिंग से, इमोशंस पे आप निर्धारित रहते। तो जो रोमांटिक इमेजिनेशन थी, वो जो आर्टिस्ट जिस तरह से उसको देखते थे चीज़ों को, वो आर्ट और पोइट्री और कहानियों और म्यूज़िक से लोगों के अंदर वो जज्बात जगाते थे कि नेशनलिज्म, आप अपना एक कंट्री इमेजिन करो, ये सारा आपका कंट्री है और इसके अंदर आप रह रहे हो। तो ये जो फीलिंग थी, वो इस पे फोकस करते थे, जिसमें इमोशंस, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स आती हैं एक कलेक्टिव हेरिटेज की, कि ये देखो आपने सब लोगों ने मिल के ये लड़ाई लड़ी थी, ये आप लैंग्वेज बोलते हो, इन चीज़ों को आप सब लोग मानते हो, तो क्यों आप एक कंट्री, क्या आपकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी एज अ कंट्री नहीं होनी चाहिए। जो जर्मन फिलोसोफर था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, ये भी इसी तरह से एक साधारण लोग, जो दास फोक कहते हैं जिसको, फोक मतलब लोग, दास मतलब कॉमन, तो दास फोक लोगों को कहता था कि आप अपनी कल्चर को पहचानो, और आप देखो कि आपकी जो ट्रू स्पिरिट है, आपकी पोइट्री, आपके गाने, आपके फोक डांसेस, ये सब आपको एक तरह से बंधन में बांध रही है एज अ कंट्री। तो क्या जर्मनी इससे एक पावर नहीं होना चाहिए। कई वर्नैकुलर लैंग्वेजेस या लोकल लैंग्वेजेस जो थी, उनको रिकग्निशन उनके बेसिस पे दूसरा रिकग्निशन एज अ नेशन की होने लगी। तो एक तो कल्चरल एस्पेक्ट थे जिसको हमने अभी डिस्क्राइब किया, दूसरा लैंग्वेजेस थी। तो जैसे पोलैंड की जो लैंग्वेज थी, पोलिश लैंग्वेज, वो रशिया जब तक उसके ऊपर हम काबू किए हुए था, तो पोलिश किसी को पढ़ने और सीखने ही नहीं देता था। तो पोलैंड वाले लोग ऐसे महसूस करते थे कि वो दबे हुए हैं किसी और के नीचे।
तो पोलिश लैंग्वेज को मान के एक नेशनल फीलिंग जगाई गई वहाँ के लोगों के अंदर, और म्यूज़िक और वो सब चीज़ें तो कॉमन था ही। जो और भी जगहें अगर आप देखो तो एनीवे ये तो आपको जो इस पार्ट में 1831 ऑनवर्ड्स रशिया के खिलाफ पोलैंड ने कैसे रेबेल किया और रशिया ने उसके ऊपर कैसे अपना सिक्का जमाने की कोशिश की, ये इसी की डिटेल्स दी हुई हैं आप। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो जो पॉपुलेशन थी वो 1800 फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी कि 1800 से 1850 में बहुत सारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई और अर्बनाइजेशन भी हो रही थी, तो लोग शहरों की तरफ जा रहे थे। तो सारे जो स्लम्स एक ओवर क्राउडेड स्लम्स की तरह से शहर दिखने लगे, और जो इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ और इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स से भरी पड़ी थी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना भी नहीं था। तो एक जनरल माहौल था कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट ही मिल रही है। तो इसी तरह का जो माहौल था फूड शॉर्टेजेस का, जो हमने देखा था कि अर्ली जो लेट वेरी लेट 18th सेंचुरी और बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के अंदर भी यही हुआ था, जब नेपोलियन ने जन्म लिया और जब उस टाइम के फ्रांस के किंग को भगाया गया। तो यही हुआ 1848 में, जो लुई फिलिप जो राजा था उसे भागना पड़ा पेरिस को छोड़ के, क्योंकि उसके पैलेस पे हमला कर दिया। वो पिछले राजा की तरह मरना तो चाहता नहीं था, और एक नई नेशनल असेंबली जो है वो उसने फ्रांस को फिर से एक रिपब्लिक करार कर दिया। और अब जो था वो अडल्ट मेल्स को सबको राइट दे दिया गया, तो लेडीज़ और मेन दोनों को इस बार राइट टू वोट मिल गया दोबारा से। तो कई इसके अंदर चीज़ें थी कि इस रिवोल्ट के अंदर कैसे डिटेल्स क्या हैं, किस तरह के क्राउड थे और उनका क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, तो 1848 ऑनवर्ड्स जो अब लिबरल्स थे वो फिर से पावर में आ गए कई सारे कंट्रीज़ में। जो फेब्रवरी 1848 में फ्रांस में हुआ, जिसमें हर एक को अब हर मेल को सफरेज यानी वोटिंग राइट मिल गया, ये सारी चीज़ें का बाकी यूरोप पे भी असर होना ज़रूरी था। और बाकी यूरोप की जो मिडिल क्लास थी, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, वो भी अब मेन और वुमेन सारे एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे और कहने लगे हमें भी एक नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। हमें सिर्फ राजा के बेस पे नहीं, हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसके बेसिस पे हमें एक संगठन बनाना है, अपने आप को एक स्टेट, नेशन स्टेट बनानी है। हमें एक पार्लियामेंट चाहिए, हमें प्रिंसिपल्स चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम कोई भी ग्रुप बना के मिलना चाहें तो हमें वो भी चाहिए। तो अगला कंट्री जिसके अंदर ये सब चीज़ें ठोस रूप में होके आई वो था जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर जल्दी ही मई 1848 में एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली निकली, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और एक जर्मन नेशन का एक तरह से गठन हुआ। जो इसका सारे का ऊपर चार्ज में था वो तो अभी एक मोनार्क ही था, जिसे फ्रेडरिक विलहेल्म कहते हैं, काइज़र भी इसे कहा जाता है। और इसके अंदर कई अपोजिशन इसने पैदा की। अरिस्टोक्रेसी, इसे अरिस्टोक्रेसी कहेंगे, राजा की का राज, और मिलिट्री ने इसके खिलाफ काफ़ी वो किया, लेकिन अल्टीमेटली जो असेंबली थी इसके अंदर उसे बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो सारा पॉपुलर रिवोल्ट 1848 का जर्मनी में हुआ ये नाकामयाब रहा, और जो फ्रेडरिक विलहेल्म है उसने इस सारे को हटाने में वो कामयाब हो गया। फेमिनिस्ट कौन होता है आप देख सकते हैं। फेमिनिस्ट वो होता है जो लेडीज़ के राइट बराबर माने मेल राइट्स के बराबर। लेकिन आपको जो ये 1848 में हुआ इसके अंदर इतना पार्लियामेंट हुआ और बना और सब चीज़ों को फिर हटाया गया जर्मनी में, तो ये चीज़ पक्का थी
काइज़र या मोनार्क्स को कि अब साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन टर्न कर गया है, अब फ्रांस के अंदर भी चेंज आ गया है, तो अब हमें भी ज़्यादा देर तक हमारी लाइफ नहीं बची है। तो इन्होंने एक कंसेशंस देने शुरू कर दिए लिबरल नेशनलिस्ट को कि अब हम तुम्हें थोड़ा बहुत करके जो तुम चाहते हो वो देने शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी जो सर्फडम यानी और बॉन्डेड लेबर थी उसे ख़त्म कर दिया गया। सर्फडम मतलब कि बहुत ज़मींदारी का जो सिस्टम होता था उसे ख़त्म कर दिया गया। बॉन्डेड लेबर यानी स्लेवरी ख़त्म कर दी गई। वेस्टर्न यूरोप में तो उससे पहले ही हो गई थी 1848 के बाद में, इसके अंदर भी, और जो आपका सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप था उसमें भी हो गया। जो हैप्सबर्ग के रूलर थे जो इटली के पास था, उसने ज़्यादा हंगरी को जो कंट्री था उसमें को भी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी, उसको अपना राइट टू सेल्फ गवर्नेंस दे दिया 1867 में। और इस तरह से चीज़ें घटी। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, तो हमने देखा कि 1848 में जो जर्मनी है वो बहुत नज़दीक आ गया था अपने आप को एक सॉवरेन रिपब्लिक डिफाइन करने में। तो अब ज़्यादा चीज़ें दूर नहीं थी, ये तो लग रहा था। और ये फाइनली चीज़ें हुई जब ऑटो वॉन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर था। तो ये जर्मनी का चीफ मिनिस्टर था, और इस ऑटो वॉन बिस्मार्क के नीचे जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी थी वो हुई। इन जनवरी 1871 प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट, तो एक नया राजा जो था वो बना 1871 में। एक इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो आपको समझने पड़ेंगे कि हालांकि एक मोनार्क यानी कि एक राजा अभी भी था जर्मनी के ऊपर इस सारे समय में, फिर भी इसको हम एक तरह से लिबरल्स की जीत मान रहे हैं, क्योंकि जो करेंसी है उसे मॉडर्नाइज कर दिया गया, बैंकिंग लीगल सिस्टम्स को मॉडर्नाइज कर दिया गया, एक जुडिशल सिस्टम बिठा दिए गए जर्मनी के अंदर। तो जो प्रशिया या जर्मनी का जो स्टेट थी उसके अंदर अब काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी वो रूलर पे निर्धारित नहीं थी, और ऑटो वन बिस्मार्क और जो बाकी सारे कंट्री के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस थी जैसे जुडिशरी, ये खुद अपने आप का राज कर सकती थी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो प्रोसेस था वो 1866, हमने देखा कि 1865 में बिस्मार्क ने इंचार्ज लिया और उसके अगले 6-7 साल के अंदर ये यूनिफिकेशन पूरी हुई। तो जो जर्मनी है उसने अपने बिफोर 1866, ये आपका जर्मनी है, प्रशिया और जर्मनी एक ही जगह को कहते थे, ये इसने ऐड किया एरिया 1866 के बाद, ये वाला हनोवर, हेसन, नासा, और इसके बाद में और एरिया ऐड किया ये सारा ऑस्ट्रियन एम्पायर वाला, और साउथ जर्मन स्टेट्स आपका सारा बवेरिया जो साउथ जर्मनी है उसको जीता, और अल्टीमेटली 1871 की फ्रैंको पर्शियन वॉर में फ्रांस के अंदर ये वाला एरिया भी जीत गया। तो ये सारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गई बाय 1871। इटली कैसे यूनिफाई हुआ अब उसको पढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा जर्मनी बहुत सारी स्टेट्स में बटा हुआ था, वैसे ही वही हालत इटली की भी थी, और इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टी नेशनल हैप्सबर्ग एम्पायर। तो एक हैप्सबर्ग एम्पायर था, वो रूल करता था इसके क्या कहते हैं इटली के ऊपर, और भी कई सारे राज्य थे बने हुए थे जो उस समय। तो इस तरह से कुल मिला के 7 स्टेट्स थी, जिसमें से कई पोप के अंडर थी, कई बोरबॉन किंग्स के अंडर थी ऑफ स्पेन, और कई और आपके एक सार्दिनिया पेदमोंट करके था एक राजा, उसके नीचे थी। तो हमने देखा था कि गुइसेपे मजीनी जो था उसने एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन वो खुद तो 2 रेवोल्यूशंस 1831 और 1848 के अंदर ये करने के अंदर कामयाब नहीं हुआ था।
लेकिन अब जो सार्दिनिया पेदमोंत था, उसकी मर्जी थी, उसके ऊपर था ये सब कुछ कर पाना। तो इसने कैसे किया ये देखते हैं। तो जो ये चीज़ सही थी कि अब एक अगर जर्मनी बन के आए, एक अगर इटली बन के आएगा, तो फिर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। और इस ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके साथ पॉलिटिकल पावर भी आएगी, और फिर इटली एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बन सकता है। तो तो गुइसेपे गरिबाल्डी ने सारे लड़ाइयाँ लड़ने के बाद एक तरह से इटली को यूनाइट कर दिया था, और विक्टर इमानुअल टू जो था उसे राजा बना दिया एक जॉइंट इटली का। तो जो 7 स्टेट्स थी उसके अंदर सवॉय, सार्दिनिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया, टस्कनी, पपल स्टेट मतलब जिसके अंदर पोप राज करता है, और किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, इन सारों को अल्टीमेटली शुरू करके टस्कनी और जो मोडेना है इनसे शुरू करके ओवर द नेक्स्ट आपके कुछ सालों के अंदर 1870 तक करीब करीब ये जो सारा इटली था, अब ये एक राजा विक्टर इमानुअल के अंदर आ गया था। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो जो उस समय तक जो प्राइमरी आइडेंटिटीज़ थी वो एथनिक होती थी ब्रिटेन के अंदर। एथनिक मतलब लोग अपने आप को इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या आयरिश इस तरह से जानते थे। और इंग्लिश पार्लियामेंट जिसने पावर ले ली थी मोनार्की से 1688 यानी कि 17th सेंचुरी के अंदर ही, जो कि बाकी सब यूरोप से काफ़ी पहले है, उसने एक एक्ट ऑफ यूनियन किया था, पास किया था 1707 में, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिया गया था। इसके बाद स्कॉटलैंड वालों ने काफ़ी अपनी अलग कल्चर को प्रभावित को दिखाने के लिए काफ़ी रिवोल्ट किए थे, लेकिन इन रिवोल्ट्स को कामयाब नहीं होने दिया था ब्रिटिश ने। आयरलैंड के साथ भी सिमिलर ही चीज़ें घटी थी, और करीब एक रिवोल्ट किया था आयरलैंड ने। तो आयरलैंड भी रिवोल्ट करता रहता था क्योंकि वो इंग्लैंड के नीचे नहीं रहना चाहता था। और इसी तरह वोल्फ टोन करके एक आयरिशमैन था जिसने एक रिवोल्ट लीड किया था, जिसने लेकिन 1801 तक जो आयरलैंड था वो सारे का सारा ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के अंदर आ गया था। इससे हमें समझ में आता है कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन ये अलग अलग टर्म्स कैसे हैं। तो इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, और जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंदर आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये वाले सारी जगहें भी आ जाती हैं। तो ये एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया था जिसके अंदर इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करती थी, और एक ब्रिटेन का एक फ्लैग था यूनियन जैक, जिसको अब सबके ऊपर एक नेशनल एंथम था, जिसके अंदर ये सारे आयरलैंड और स्कॉटलैंड ये सारे कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड थे।